नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अमन। और जैसे कि अभी बहुत दिनों से हम चर्चा कर रहे थे कि एनएलएम के बारे में, बकरी पालन के बारे में, मुर्गी पालन के बारे में और फॉडर प्रोडक्शन चारा उत्पादन के बारे में। तो मध्य प्रदेश सरकार दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पहले तो वैसे मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना संचालित होती रहती है, जिसमें आप लोगों ने कई बार प्रॉफिट भी लिया होगा, फायदा भी लिया होगा। उसी तारतम्य में अब स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, नए स्वरोजगार के सृजन के लिए, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और गांव के किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश शासन ने एक नई योजना का शुभारंभ किया है 14 अप्रैल को। साथियों, जो डीडीएस योजना थी, मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना, उसी का एक घटक उसमें जोड़ा है जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के नाम से संचालित होगा। योजना विस्तृत रूप से आज मैं बताऊंगा। आपके सारे जो किंतु परंतु प्रश्न हैं उसका सारा निराकरण यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जब घोषणा हुई थी तभी से मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि सर हमारे पास में ज़मीन इतनी है, पशु ऐसे हैं, कैसे क्या होगा, इस योजना का हम कैसे लाभ ले सकते हैं। तो आज हम पूरा डिटेल योजना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रयास करूंगा कि आपके हर प्रश्न का उत्तर आज मैं दे दूं, ठीक है। तो साथियों, देश में निरंतर जो दूध उत्पाद है और उसके उत्पादों की मांग बढ़ती जा रही है, जिसके लिए क्या है, मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना लाया है आपके लिए। अब इसमें क्या दिशा निर्देश है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें दुधारू पशुओं की डेयरी इकाइयों की स्थापना करना है और इस योजना में हितग्राही को बैंक ऋण की सुविधा के साथ साथ शासकीय अनुदान का प्रावधान रहेगा। ये योजना मध्य प्रदेश के सारे जिलों में एक साथ प्रारंभ की जा रही है और जो जिले के डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग होते हैं, वो इसके क्रियान्वयन के संबंध में मुख्य योजना को देखेंगे, ठीक है। अब कौन कौन लोग इस योजना के लिए पात्र हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि योजना हितग्राही मूलक है। हितग्राही मूलक योजना का मतलब होता है कि वैसी सरकारी योजना जो विशिष्ट समूह के लिए या विशिष्ट लाभार्थियों के लिए लाई जाती है और उन्हें कुछ लाभ या सुविधाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। तो हितग्राही सबसे पहली बात है मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है। और यह योजना हमारे सभी जिलों में लागू होगी और सभी वर्ग के पशुपालक इस योजना में लाभ ले सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो योजना है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना है और एक हितग्राही एक आवेदन के साथ साथ एक से अधिक इकाई, जिसमें 8 अधिकतम इकाई, जिसमें 200 पशु तक हो सकते हैं, दुधारू पशु तक हो सकते हैं, लेने की पात्रता होगी, ठीक है। प्रत्येक इकाई के लिए न्यूनतम 3.5 एकड़ कृषि भूमि होना आवश्यक है, ये इसकी महत्वपूर्ण शर्त है। और इकाइयों की संख्या में यदि गुणात्मक वृद्धि होती है तो उसी तरह से कृषि में भी आपकी अनुपातिक वृद्धि होगी, ये आप देखिएगा। जैसे एक इकाई है तो उसके लिए 3.5 एकड़ जमीन चाहिए, 2 इकाई के लिए 7 एकड़ जमीन चाहिए। जिस तरह से उसमें वृद्धि होगी उस तरह से इसमें भी वृद्धि होगी। यदि भूमि परिवार के लोगों के पास अलग अलग है तो भी आप सम्मिलित रूप से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अन्य सदस्यों की सहमति आवश्यक है, ठीक है। भूमि यदि छोटे छोटे भागों में है, 2 अलग अलग तहसील में है, लेकिन उसके लिए क्या है कि हमें कम से कम तहसील बार्डर में तक आधा एकड़ जमीन एक जगह होना चाहिए, जिसमें आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान में जो दुग्ध उत्पादक संस्थाएं हैं, डेयरी है, वहाँ पे यदि कोई व्यक्ति दूध दे रहा है, एपीओ में दूध दे रहा है, तो उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी। और योजना का स्वरूप यही है कि पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। तो योजना का स्वरूप में सबसे पहले लाभार्थियों का चयन कैसे होगा, पहले आओ पहले पाओ के तहत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दर्ज होगी, उसी के अनुसार होगा। कार्यक्रम के अंतर्गत 25 दुधारू पशुओं की इकाई स्थापित होगी, 25 दुधारू पशु। इसमें गोवंश भी हो सकता है या भैंसवंश भी हो सकता है। एक इकाई में एक ही चीज होगी, या तो गोवंश होगा या भैंसवंश होगा या संकर नस्ल की, उन्नत नस्ल की पशु होगा, ठीक है। मिक्स नहीं कर सकते आप, एक इकाई में एक ही तरह के पशुओं की इकाई को माना जाएगा, ठीक है।
और एक ही ब्रीड की भी होगी। एक बात और है, यदि गाय और भैंस ले रहे हो तो एक ही प्रजाति, एक ही ब्रीड के पशु आपको लेना पड़ेंगे। जैसे भारतीय मूल नस्ल की बात करें तो साहिवाल है, गिर है, थारपारकर है, रेड सिंधी है, संकर नस्ल में एचएफ है, जर्सी है, और भैंसों में मुर्रा, भदावरी, सुरती और मेहसाना को शामिल किया गया है। ठीक है, ब्रीड से संबंधित प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई। आपको एक ही ब्रीड की पूरी इकाई 25 दुधारू पशु आपको लेना है। ओके, एक से अधिक इकाई लेने की स्थिति में उन्नत गाय या संकर गाय या भैंस की इकाई अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। मान लो कि कोई 3 इकाई लेना चाहता है तो एक इकाई वो संकर गाय की ले सकता है, एक इकाई भारतीय नस्ल की ले सकता है और इकाई भैंस की ले सकता है। इस तरह से वो 3 अलग अलग इकाई ले सकता है, लेकिन एक इकाई में मिक्स नहीं कर सकता है। ठीक है, हितग्राही एक बार योजना का लाभ लेकर समस्त ऋण यदि चुका देता है अथवा इकाई का संचालन सफलतापूर्वक करता है और बैंक लोन का संतोष भुगतान करता है तो अगली बार योजना के लिए वो पात्र होगा और यह सुविधा अधिकतम 8 इकाई तक उसे मिल सकती है। एक ऋण और दूसरे ऋण के बीच का जो अंतर है वो 2 वर्ष होगा। ठीक है, और यदि पिछला ऋण उसने आसानी से आराम से चुका है तो उसको अगले ऋण लेने की वो योग्य रहता है, अगली इकाई वो ले सकता है। ठीक है, अब योजना की कुछ अनिवार्यता क्या है, कौन ले सकता है, उसकी क्या अनिवार्यता है। तो सबसे प्रथम बात यह होती है कि व्यक्ति डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति डिफाल्टर नहीं होना चाहिए और प्रत्येक योजना के लिए उसके पास में 3.5 एकड़ जो भूमि है वो अनिवार्य है और इकाइयों की संख्या में वृद्धि उसी अनुपात में 3.5 एकड़ की भूमि बढ़ती जाएगी। ठीक है, लाभार्थी द्वारा शासकीय प्रशिक्षण संस्थान या महाविद्यालय जैसे वेटनरी कॉलेज है, मऊ वेटनरी कॉलेज है, जबलपुर वेटनरी कॉलेज है, रीवा वेटनरी कॉलेज है, यहाँ पे प्रशिक्षण चलते रहते हैं, वहाँ से या शासन द्वारा अधिकृत कोई संस्था है जो प्रशिक्षण देती है, वहाँ से प्रशिक्षण लेना उसको अनिवार्य है, जैसा हमने एनएलएम में देखा था। ठीक है, आवेदक को योजना स्वीकृति हेतु प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है और पशु चिकित्सा एवं पशुपालन से स्नातक व्यक्ति यदि अपना इंटरप्रेन्योर खुद स्टार्ट करना चाहता है, डेयरी डेवलप बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उन्हें इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं होगी। पशु चिकित्सा पशुपालन के स्नातक आवेदकों के लिए, बीयूसी एंड एज के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं योजना की लागत क्या होगी और राशि का वितरण के चरण कैसे क्या होंगे, किस तरह से आपको राशि मिलेगी और योजना का लाभ। तो हमने देखा कि पूरी जो योजना है वो उसमें हमें 4 किस्तों में राशि मिलेगी। तो प्रथम किस्त जो होगी वो प्रथम माह में मिलेगी जो कि आपके शेड निर्माण के लिए होगी। ठीक है, योजना लागत और राशि विवरण पर अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, प्रथम माह में शेड निर्माण हेतु होगी जो कि देसी गाय की नस्ल के लिए 11 लाख रुपए और संकर गाय या भैंस के लिए आपको 11.40 लाख रुपए प्रथम किस्त आपको मिलेगी। ठीक है, दूसरी किस्त अधिकतम 4थे महीने में, चतुर्थ माह में 9 पशु को क्रय करने के लिए, उनके बीमे के लिए, उनके परिवहन के लिए मिलेगी। कितने पशु के लिए? 9 पशु के लिए। देसी गाय के लिए 9 लाख और संकर गाय और भैंस के लिए आपको 11 लाख मिलेंगे। तृतीय किस्त मिलेगी आपको 8वें माह में, वो 8 पशु के क्रय के लिए, बीमे के लिए, परिवहन के लिए मिलेगी। उसी तरह देसी गाय के लिए 8 लाख और संकर गाय के लिए और भैंस के लिए 9.80 लाख आपको मिलेंगे, 9,80,000 मिलेंगे। ठीक है, और चौथी किस्त आपको 12वें माह मिलेगी जो कि 8 पशु के क्रय के लिए, बीमे के लिए, परिवहन के लिए लेगी, क्रमशः 8 लाख देसी पशु के लिए और 9 लाख संकर गाय या भैंस के लिए रहेगी। इस तरह से 4 किस्तों में साल भर में अपने को 36 लाख देसी गाय की नस्ल के लिए और संकर गाय भैंस के लिए 42 लाख रुपए अपने को मिल सकते हैं। एक यूनिट में 25 पशु रहेंगे, 8-8, 16, पहले 9 पशु फिर 8-8 पशु। ठीक है, अब बैंक ऋण और अनुदान की क्या शर्तें हैं उस पर अपन चर्चा कर ले, क्योंकि मेन बात तो ये कि आपको बैंक ऋण दे रही है तो उसमें अनुदान की क्या शर्त रहेगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इसमें जो अनुदान की राशि है ST/SC के लिए 33% है और अन्य सैनिक हितग्राहियों के लिए जो इसका मापदंड निर्धारित किया है परियोजना का, लगभग 25% रहेगा। यह अनुदान ऋण वितरण की पहली तारीख से 3 वर्ष तक की लॉक इन अवधि का रहेगा। इस पर हितग्राही को कोई ब्याज नहीं देना होगा तथा हितग्राही अपने ऋण का भुगतान निर्धारित ऋण अवधि से पूर्ण भी कर सकता है। यह आपके पास में सुविधा रहेगी।
हितग्राही के स्वामित्व और पट्टे की भूमि से संबंधित भू अभिलेखों का राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण अद्यतन प्रतियां आवश्यक होगी और सत्यापन वैसे आप जब ऑनलाइन करोगे तो उसका सत्यापन हो जाएगा, जिसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पशु क्रय करने के लिए संबंधित शर्त जो है कि पशु क्रय जो करना है प्रथम और द्वितीय ब्यात की होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुराने पशु ले रहे हो, जो प्रथम ब्यात के और द्वितीय ब्यात के वही पशु ले सकते हैं। और जो दुग्ध उत्पादन है, भैंसों में प्रतिदिन 8 लीटर, संकर गाय में 10 लीटर और देसी गाय में 7 लीटर होना चाहिए। आपके पशु का दूध उत्पादन भी देखा जाएगा, उसी हिसाब से आप खरीद सकते हो। ठीक है, पहली और दूसरी ब्यात के पशु। क्रय किए जाने वाले पशु के वत्स की जो उम्र होती है वो 1 माह से अधिक की नहीं होना चाहिए। सभी रोगों से मुक्त का स्वास्थ्य प्रमाण स्वस्थ होना चाहिए और क्रय किए गए पशु में टैगिंग लगा होना चाहिए और वह भारत पशुधन ऐप पर दर्ज होना आवश्यक है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें जोड़ा गया है कि क्रय पशु राज्य के बाहर का होगा और पशु संबंधित जो ब्रीडिंग टैक्ट है, प्रमाणित पशु बाजार, प्रोग्रेसिव कृषक और संगठित क्षेत्र से पशु क्रय किया जा सकता है। पशु मालिक के द्वारा भाड़े का ट्रक बिल और टोल नाके की रसीद पशु क्रय के उपरांत बैंक में जमा की जाएगी और पशु की कीमत का भुगतान सीधा पशु विक्रेता के खाते में किया जाएगा। पशु क्रय उपरांत परिवहन के दौरान पशु का ट्रांजिट इंश्योरेंस करना भी अनिवार्य होगा। उपरोक्त शर्त पूरी करने के पश्चात ही बैंक आगामी किस्त जारी करेगा। ठीक है, पशु का क्रय प्रत्येक 4 माह के अंतराल में 3 चरणों में गई अपन देख चुके हैं। प्रथम चरण में 9 पशु क्रय करना है, दूसरे चरण और तीसरे चरण में आपको 8 पशु क्रय करना है। अब ऋण अदायगी कैसे होगी? बोला ऋण तो ले लिया हमने, अब उसका भुगतान कैसे होगा? तो लोन की अधिकतम अवधि 7 वर्ष होगी। बैंक द्वारा प्रथम किस्त के वितरण के 6 माह के पश्चात ऋण की मासिक किस्तें प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, पहली किस्त बैंक ने दी, उसके बाद में 6ठे माह के पश्चात आपकी मासिक किस्त शुरू हो जाएगी। योजना की सब्सिडी 3 वर्ष के लॉक इन अवधि पीरियड में रहेगी, वो उसमें समायोजित की जाएगी। बैंक के हितग्राही के इकाई संचालन और ऋण आदाय के संतुष्ट होने पर 3 वर्ष की लॉक इन अवधि के बाद अनुदान के लाभार्थियों के लिए ऋण के खाते में सब्सिडी समायोजित किया जा सकता है। योजना के तहत वही जो सब्सिडी है वो सब्सिडी रिजर्व फंड अकाउंट में रहेगी, उधारकर्ता के अनुसार जो भी चाहे। बैंक द्वारा इस अवधि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारतीय उच्च नस्ल की जो दुधारू गायों की इकाई की लागत किस तरह से देखा गया है। तो 25 दुधारू पशु प्रति पशु 80,000 के हिसाब से लागत करके 20 लाख रुपए बनेगा आपके 25 पशु का। 2 वर्षों के लिए 11% की दर से पशु बीमा के लिए आपका 2,20,000 रुपये बनेगा। पशु परिवहन पे प्रति पशु के हिसाब से 10,000 के हिसाब से आपका 2.5 लाख रुपए बनेगा। और पशु चयन हेतु यदि आप भ्रमण करने जाते हो तो प्रति भ्रमण में 10,000 रुपये के हिसाब से आपको 30,000 रुपये मिलेगा और शेड निर्माण के लिए 11 लाख मिलेगा। इस तरह से 36 लाख रुपये आपके उच्च नस्ल वाले पशु के लिए होगी। और इसी तरह से हम आगे देखें तो 42 लाख रुपये आपको दुधारू संकर गाय के लिए और लगभग 42 लाख रुपये आपको दुधारू भैंसों की इकाई रहेगी, जिसमें हम जो योजना की स्कीम है उसको हम जब आप आएंगे तब हम उसको डिटेल में बताएंगे। इससे भी ज़्यादा यूनिट यदि कोई हितग्राही लेना चाहता है तो आप ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। इकाई के समय पशु एक ही स्थान पर सेट बनाकर रखे जाएंगे और योजना अंतर्गत प्रति पशु में वत्स बछड़े बछड़िया 100 वर्ग फीट लगभग आपका 2500 स्क्वायर फीट 2,500 स्क्वायर फीट का सेट निर्माण कराना, पक्का सेट निर्माण कराना आवश्यक है। ठीक है, जिसकी परिधि लगभग 4.5 फीट होगी और जो छत होगी वह एस्बेस्टस और गैल्वेनाइज होना चाहिए। अब बात आती आवेदन की। तो साथियों, आवेदन पूरा ऑनलाइन है। मध्य प्रदेश का जो www.mpdas.gov.in है उसके माध्यम से आपको उसमें खाता खोलना, उसी में आपका पूरा नाम पता भर करके आवेदन करना है। और जो आपका आवेदन है ये हमारी जो स्टेट लेवल की स्क्रूटनी समिति है, छानबीन समिति है, उसके पास जाएगा, वो उसे देखेगा, दस्तावेजों का प्रमाणीकरण करेगा। उसके पश्चात ये आपका आवेदन कहाँ चला जाएगा? बैंक पुल में चला जाएगा। ठीक है, बैंक पुल में जाने के पश्चात जो भी बैंक उसको फेच करेगा उसको ले लेगा, वहाँ से आपका आवेदन वहाँ पे स्वीकृत हो जाएगा, आपका ऋण स्वीकृत हो जाएगा विभाग के द्वारा और बैंक के द्वारा। वहाँ से आप उसकी प्रति निकाल करके आप डिप्टी डायरेक्टर वेटरनरी सर्विसेज के पास जा करके आप दे सकते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से 25 से 33% तक 42 लाख की योजना है जिसमें आपको सब्सिडी मिलेगी। आप इसका प्रॉफिट ले सकते हो। और दुग्ध उत्पादन की जो माननीय मुख्यमंत्री जी की महती
इच्छा है उसमें आप भाग ले सकते हो। और कोई समस्या हो तो आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हो। मैं आपको पूरी डिटेल बताने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। धन्यवाद।